I'm profoundly delighted to take an opportunity to introduce Mr. Ashish Prabhat for the expert session on reply response to office action. Mr. Prabhat is examiner of patent and designs and NIPN officer in Indian Patent Office, Delhi, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. He also deals with national and international patent applications related to biotechnology, agricultural science, biochemistry and food science. So without any further delay, I would like to call upon Mr. Ashish Prabhat on the stage. गुड आफ्टरनून एवरीवन। सुब्रत सर ने बहुत सारी बातें बता दी हैं, जिसमें पेटेंटेबिलिटी के लिए क्या क्या फॉर्म चाहिए, क्या प्रोसेस है और कौन कौन से चैनल है जिससे आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं। और मैं थोड़ा उसको आगे बढ़ाता हूँ। और जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर प्रोसेस आपने बनाया है तो उसे कैसे अपने ऑफिस, मेरे ऑफिस में कैसे उसको सबमिट करना है। बिकॉज रिसर्च पेपर लिखना आप सब जानते हैं, स्टार्टिंग से हम जब ग्रेजुएशन में होते हैं तब से ही पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पेपर लिखना बहुत ईजी है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस की बातें होती हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो आपकी एक्चुअल फाइंडिंग है वही आप उसमें लिखते हैं। पर पेटेंट के केस में क्या है कि आपको कुछ मैनिपुलेशन करना है। मैनिपुलेशन मीन्स ऐसा नहीं कि वो निगेटिव मैनिपुलेशन है, उस जो साइंटिफिक वर्ड्स हैं उसको थोड़ा टेक्नो लीगल बनाना है। वो मैं बताऊंगा कैसे उसको बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें अपने जो ड्राफ्ट है, जो आपकी फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स, उसमें कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग होगी जो मैं स्किप कर दूंगा, है। तो ये सर ने बता दिया है ना। थोड़ा इसमें देखिए कि जो एक्ट में हमारा अमेंडमेंट हुआ था 1970s और 2005 में, तो कौन कौन सी चीज़ें पहले पेटेंट होती थी और अब उसमें कुछ अमेंडमेंट हुई हैं, वो होने लग गई हैं। कुछ चीज़ें, कोई चीज़ ऐसी है जो बंद हो गई हैं, तो वन बाय वन देखते हैं। ह्यूमन लाइफ साइंस पहले भी नॉन पेटेंटेबल था, अभी भी है, बिकॉज हम किसी लाइफ को या जीन को या डीएनए को डायरेक्टली नहीं दे सकते। यदि वो रिकॉम्बिनेंट इन नेचर है या कोई जीन कंस्ट्रक्ट है या कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो हम देते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स पहले भी नहीं देते थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले नहीं देते थे, अब देते हैं। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंडीशन ये है कि आपको वो स्ट्रेन नोवेल होने चाहिए। अब नोवेल स्ट्रेन का मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं घूमने गए, वहां पर कोई आपको बहुत अच्छा सा बैक्टीरियल ग्रोथ या फंगल कल्चर दिखा, आप वहां से उसको आइसोलेट करके ले आए और पता लगा कि वो तो बिल्कुल नया है, आज के पहले ये स्ट्रेन नोन ही नहीं था। तो वो इन्वेंशन नहीं है, वो एक डिस्कवरी है। वो डिस्कवरी है जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता था, आपने बस उसको ढूंढ लिया। पर हम जब पेटेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बस एक ही चीज आना चाहिए, वो इन्वेंशन, ना कि कोई आइडिया होना चाहिए, ना कोई डिस्कवरी होनी चाहिए। ठीक है, नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस पेटेंटेबल है, नॉन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स अब पेटेंटेबल हो गया है ना। बायो प्रोडक्ट्स को हम लोग अलाउ करते हैं, कोई भी क्रॉप वैरायटीज होती है वो अलाउड नहीं है, बिकॉज वो भी प्लांट है, तो उसको उसके लिए अलग है, पीपीवीएफआर में उसको फाइल करते हैं हम लोग। पेटेंट राइट जो होता है वो टेरिटोरियल इन नेचर होता है। दैट मीन्स कि यदि आपने इंडिया में आपका पेटेंट फाइल हुआ है और कुछ सालों के बाद वो ग्रांट हो जाता है, मीन्स कि आपको इंडिया में उसकी फुल प्रोटेक्शन मिल गई है। अब आप चाहते हो कि नहीं अपने प्रोडक्ट को मैं यूएस में भी सेल करूं या यूरोप में मैं सेल करूं, तो आप फ्री हैं सेल करने के लिए। इवन कि आप वहां मैन्युफैक्चरिंग करके सेल भी कर सकते हैं, पर वहां प्रोटेक्शन नहीं है। कोई भी वहां की कंपनी या कोई भी पर्सन उसको कॉपी करके वहां पर बेच सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं विथ फुल प्रोटेक्शन वहां पे अपने प्रोडक्ट को बेचूं, तो आपको वहां भी पेटेंट फाइल करना पड़ेगा। सो पेटेंट राइट इज टेरिटोरियल इन नेचर। ए पेटेंट ग्रांटेड बाय इंडिया इज वैलिड इन इंडिया ओनली। सिमिलरली ए पेटेंट ग्रांटेड इन यूएसए इज वैलिड इन यूएसए ओनली। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड इंटरनेशनल पेटेंट। कई लोग ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एकेडमिक ग्रुप्स में कि हमारा कोई इंटरनेशनल पेटेंट है या कोई वर्ल्ड पेटेंट है। इस नाम की कोई भी चीज नहीं होती इंटरनेशनल पेटेंट। मैं बताऊंगा कैसे नहीं होती। अब हम देखते हैं कि ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। ड्राफ्टिंग बहुत इजी है, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल से बताऊंगा। सबसे पहले जो सुब्रत सर ने बताया कि जो फॉर्म्स आपको चाहिए, फॉर्म 1, 2, 3, 9, वो सारे फॉर्म आप गूगल से डाउनलोड करके आप उसको हाथ से भी लिख सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। फॉर्म आप प्रिपेयर कर लीजिए। और लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे मैंने बता रहा हूँ कि A4 साइज के पेपर पर लिखना है तो A4 साइज के पेपर पर ही लिखना है। अब आप A3 लेते हैं तो वो फिर ऑब्जेक्शन आएगा कि भाई आपने प्रॉपर उसमें नहीं किया अपने ड्राफ्टिंग। फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए तो 12 ही होना चाहिए। 2 लाइन के बीच में 1.5 का स्पेस होना चाहिए तो उतना ही रखना है।
अदरवाइज क्या होगा, फिर से ऑब्जेक्शन आएगा, फिर से आपको रीड्राफ्ट करना पड़ेगा, फिर से आप फाइल भेजेंगे, क्या पता तब वो पेज नंबर बढ़ जाए, पेज नंबर बढ़ेगा, फिर एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए। A4 साइज पे सबसे पहले आपको पहले पेज पे टाइटल ऑफ इन्वेंशन लिखना है, और टाइटल आपका 15 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 वर्ड्स मैक्सिमम। और टाइटल भी ऐसा जिसमें कि आपको ये पता लगे कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट या प्रोसेस, क्योंकि सर ने बताया कि अपने यहाँ सिर्फ दो ही चीज़ें पेटेंट होती है, या तो प्रोडक्ट या प्रोसेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये माइक की बात करूं, तो भाई माइक हमने प्रोडक्ट है, और इस माइक को जो बनाने का प्रोसेस है वो हम दोनों चीज़ क्लेम कर सकते हैं। पर जैसे आपको पेपर का टाइटल होता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ दिस जीन, या फिर स्टडी या रोल ऑफ, ऐसे करके ये सारी चीज़ें नहीं होती। डेवलपमेंट, कैरेक्टराइजेशन एंड इन विट्रो स्टडी ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट अगेंस्ट कैंसर, इस टाइप के टाइटल अलाउड नहीं करते हम, क्योंकि वहाँ पता नहीं लग रहा कि आप क्या क्लेम करना चाह रहे हो। बेसिकली प्रोडक्ट है या प्रोसेस है, तो आपको अपने टाइटल को प्रोडक्ट या प्रोसेस में ही रेस्ट्रिक्ट करना है। वो टाइटल लिखने के बाद आपको नीचे अप्लीकेंट का नेम लिखना है। अप्लीकेंट कौन है? जो या तो इन्वेंटर होगा अप्लीकेंट, या जिसने उसको राइट अपना साइन कर दिया। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे प्रोफेसर हैं, तो आपके हिसाब से सिटी यूनिवर्सिटी एप्लीकेंट होना चाहिए, तो अप्लीकेंट नेम विथ फुल एड्रेस। और ये हो गया आपका पहला पेज। सेकंड पेज में लिखना है सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन। बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन में क्या लिखना है कि एक्चुअली इन्वेंशन की जरूरत क्यों पड़ी, वही बताना है आपको। जैसे आपने कोई मेडिसिन बनाई थी, फॉर एग्जांपल एमॉक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है, वो पहले से मार्केट में नोन है। अब आपको लगा कि नहीं भाई इसको ऐसा करते हैं कि ये इसकी ना इफेक्टिवनेस कम हो रही है, इसकी इफेक्ट कम हो रही है, तो हम इसमें कुछ और ऐड करते हैं। और आपने फर्दर एक्सपेरिमेंट करा तो आपको पता लगा कि इसमें यदि हम क्लेवुलोनिक एसिड मिला देते हैं तो ये अच्छा काम करेगा। तो आपको बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच, पहले प्रॉब्लम क्या थी, जरूरत क्या पड़ी इस इन्वेंशन की, तो फिर आपने ये मॉडिफिकेशन किया। जैसे सर ने बताया कि भाई पहले भी ये नोन था जिसमें सिर्फ लाइट लगी थी, पर अब लोगों को लगा भाई एक लाइट के लिए अलग से रखो, स्लाइड चेंज करने के लिए कीबोर्ड का वो कंप्यूटर का कीबोर्ड दबाओ, तो अच्छा है कि इसी में डाल दो। तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच। ठीक है, नहीं, वर्ड लिमिट कुछ नहीं है। देखिए वो जो मैंने बताया कि पूरा स्पेसिफिकेशन आपका कोई पेज का वर्ड लिमिट नहीं है। यदि आप 30 पेज में रखते हैं तो 1600 रुपीज़ जो फीस है हमारी इनिशियल फीस वही रहेगी, पर जैसे ही पेज नंबर बढ़ेंगे तो 200 या 300 रुपये के पर पेज के हिसाब से। नहीं, ऐसा कुछ कोई लिमिट नहीं है। आप उसमें इवन की जो प्रीवियस लिटरेचर है ना, चाहे वो पेटेंटेड लिटरेचर हो, उसको भी आप साइड कर सकते हैं। उसकी आप बता सकते हैं कि भाई यहाँ एक कमी थी, हमने ये दूर कर दी। सेकंड है समरी ऑफ इन्वेंशन। समरी ऑफ इन्वेंशन में आपको लिखना है कि हाउ द इन्वेंशन वर्क्स। दैट मीन्स यदि आपने कोई मशीन बनाई है तो वो मशीन कैसे काम करता है, उस मशीन के जितने भी पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। कोई आपने प्रोडक्ट जैसे मेडिसिन बनाई है तो उस मेडिसिन की क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आपको उसके फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, वो सारी चीजें बतानी है। और यदि समवन शुड बी एबल, कोई यदि उसको डुप्लीकेशन चाहता है, दैट मीन्स कि आपको प्रॉपर एग्जांपल, प्रोटोकॉल, जिस प्रोसेस से आपने बनाया है वो सारी चीजें उसमें बताना है कि यदि कोई कॉपी करना चाहे तो कैसे कर सकता है। और प्रेफर एम्बॉडीमेंट एंड एग्जांपल्स। एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसी में हम ये बता पाते हैं कि जो हमने मेडिसिन बनाई है वो एक्चुअली में कितनी उसकी इफिशियंसी है। यदि कोई मशीन है वो कितना एफिशिएंट है, कोई ड्रग्स है वो कितना एफिकेसी है उसके पास, कोई कॉम्बिनेशन मेडिसिन बनाई है आपने, वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है कि नहीं है, वो सारा डेटा आपको उसमें देना है। वो डेटा आप टेबुलर फॉर्म में दे दीजिए, ग्राफिकल फॉर्म में दे दीजिए, है ना। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि लोग ऐसे बस लिख देते हैं, जैसे मैंने बनाया कि हर्बल कंपोजिशन अगेंस्ट कैंसर। अब क्लेम आपने कर दिया, उसमें 4-5 हर्बल एक्सट्रैक्ट हैं और वो कैंसर में काम कर रहा है, बस आप बता दे रहे हो, पर ना कोई आपने कोई उसका वो MTT ऐसे किया है, ना कोई सेल कल्चर स्टडी किया, कुछ भी नहीं किया आपने, और बस ऐसे ही आपने वो स्टेटमेंट है, तो वो हम अलाउ नहीं करते, हमें डेटा चाहिए। ये समरी में हो गया। फिर आता है क्लेम्स। क्लेम्स में क्या होता है कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसमें कि इंजीनियरिंग के बच्चों को भी समझ में आएगा। ये एक फैन है, मुझे इस फैन को क्लेम करना है, मतलब मैंने फैन बनाया है। आप भूल जाओ कि आज के पहले फैन नहीं बना था, आज पहली बार मैंने फैन बनाया और इस फैन का मुझे पेटेंट कराना है। तो आप लिख दोगे भाई कि फैन है ना, टाइटल में आपने फैन डाल दिया एक लाइन का, या फिर एयर ब्लोइंग मशीन डाल दो ऐसे करके। अब आपको जब क्लेम करने जाएंगे सबसे पहला हम ये ध्यान देंगे कि हमें प्रोडक्ट क्लेम करना है या फिर प्रोसेस क्लेम करना है। तो आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे फैन क्लेम करना है और फैन बनाने का जो प्रोसेस है वो भी क्लेम करना है। तो हमारे पास जो क्लेम है वो मैक्सिमम आप 10 क्लेम्स लिख सकते हो। यदि आपको फीस 1600 रखनी है तब आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे 800 रुपये पर क्लेम के।
तो हम मान के चल रहे हैं कि मुझे 10 क्लेम में ही लिखना है, तो हम 5 क्लेम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट को डिफाइन कर देंगे 5 क्लेम में। 5 क्लेम में हम फैन के बारे में बता देंगे कि भाई फैन क्या है, कैसे हमने बनाया, और अगले 5 क्लेम में हम फैन का बनाने का प्रोसेस। तो पहला क्लेम कैसे लिखेंगे, ए फैन, है ना, कंप्राइजिंग, ए फैन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्रियम्बल है, फैन प्रोडक्ट यानी कि प्रियम्बल। ए फैन कंप्राइजिंग मतलब वो लिंकिंग फ्रेज, यानी कि प्रोडक्ट को उसके फीचर से जो आप करेक्टराइज करेंगे उसके बीच में वो लिंक कर रहा है। ए फैन कंप्राइजिंग 3 और मोर देन 1 ब्लेड्स, है ना। अब उसको हम ब्रॉड करेंगे, भले ही आपने 3 ब्लेड्स वाले पंखा बनाया है, पर आप कोशिश करो कि हम ब्रॉड क्लेम करें कि कल 4 ब्लेड वाला भी कोई पेटेंट फाइल ना कर सके। तो फैन के लिए क्या है, एक से ज़्यादा ब्लेड रहेगा तो पंखा बन जाएगा, वो 2 ब्लेड वाली आपने बनाई है। तो इफ ए फैन कंप्राइजिंग मोर देन 1 ब्लेड्स, है ना, वेयर ए मोटर इज फिक्स्ड इन द सेंटर एंड ऑपरेटेड बाई AC और DC, ये हमने पहला क्लेम बना दिया, ठीक है। अब दूसरे क्लेम में हम क्या बताएंगे, अब वो जो आपने पहला क्लेम बनाया था उसी को आपको फर्दर डिफाइन करना है डिपेंडेंस क्लेम में। तो दूसरा क्लेम क्या होगा कि ए फैन एज क्लेम्ड इन क्लेम 1, जैसे कि हमने क्लेम 1 में क्लेम किया था, वेयर इन ब्लेड्स मे बी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, मेटल्स, है ना, एलॉयज एक्सेट्रा, आपने वो ब्लेड्स को डिफाइन कर दिया। अब दूसरा आप क्या बताओगे तीसरे क्लेम में कि ए फैन वेयर इन द मोटर वेयर इन द मोटर कैन बी ऑपरेटेड बाय AC और DC बोथ, ठीक है। ऐसा करके आपने 3-4 क्लेम में आपने प्रोडक्ट को डिफाइन कर दिया। अगले 5वें क्लेम में हम बता देंगे प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैन क्लेम्ड इन क्लेम 1, वेयर इन द ब्लेड्स आर असेंबल्ड एट द सेंटर एंड वो हमने कोर में उसमें मोटर रख दिया। ये सारी चीजें हम प्रोसेस में बता देंगे। ये हमारा क्लेम। आगे जब मैं और स्लाइड्स बताऊंगा उसमें कुछ क्लेम्स हैं वो आपको दिखेगा। क्लेम्स के बाद हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जैसे आप रिसर्च पेपर में लिखते हैं वैसे लिखना है, पर 150 वर्ड में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। ड्राइंग, यदि किसी ने मशीन बनाई है तो उसकी ड्राइंग होनी चाहिए, वो ऑटोकैड की ड्राइंग भी हो सकती है। यदि आपने प्रोटोटाइप बना रखा है तो उसके आप फोटोग्राफ्स खींच लीजिए, या कोई जैसे मैंने इसका, अब मुझे इस माइक को पेटेंट कराना है तो सिर्फ इसका फोटो खींचने से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर के सर्किट के भी आपको लेआउट बनाना पड़ेगा, है ना, और विथ न्यूमेरिकल्स, मतलब आपको नंबरिंग भी देनी है। लिखना नहीं है कि कौन सा कौन पार्ट है, बस आप नंबर दे दीजिए और उस नंबर को आपको डिस्क्रिप्शन में बताना है कि वो नंबर क्या क्या है, ठीक है। जो इंटरनेशनल पेटेंट वाली जो कंफ्यूजन थी उसको दूर करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सर ने बताया कि जब पेटेंट फाइल करने चाहते हैं आप, तो इंडिया में पेटेंट फाइल करने के लिए सिंपल प्रोसेस है कि आप अकाउंट बना लीजिए अपने पेटेंट ऑफिस के साइट पर, वहाँ से आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप अपलोड कर दीजिए। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप बाई पोस्ट भेज दीजिए हमारे यहाँ। तीसरा है कि खुद चले जाइए काउंटर पर जमा कराइए, और चौथा है कि किसी अटॉर्नी की हेल्प ले लीजिए, वो अपने सिग्नेचर से आपके पेटेंट को फाइल कर देगा, ठीक है। 4 प्रोसेस है। ये है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी, ये क्या चेंज हो गया, ये सिर्फ ऑर्डिनरी एप्लीकेशन के लिए। जब आप इंडिया में फाइल करते हैं तो वो उसको ऑर्डिनरी एप्लीकेशन बोलते हैं। पर आप चाहते हो कि नहीं मैं दूसरे कंट्री में भी चाहूँ, आपका मन है कि मैंने इंडिया में पेटेंट फाइल कर दिया, अब मुझे वो चाइना में पेटेंट फाइल करना है, तो उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं कन्वेंशन एप्लीकेशन। कन्वेंशन एप्लीकेशन के लिए टाइमलाइन है सिर्फ 12 महीने। जिस दिन आपने इंडिया में फाइल किया है वहाँ से आपको 12 महीने के अंदर अंदर आपको चाइना में या यूरोप में या US में, जहाँ भी आपकी मर्जी है, वहाँ आपको पेटेंट फाइल करना है। ये जो मैंने 12 महीने का टाइमलाइन बताया, इसका पर्पस क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस दिन आप इंडिया में अपने पेटेंट फाइल किया था वो डेट आपकी प्रोटेक्शन की स्टार्ट हो गई, दैट मीन्स वो आपकी प्रायोरिटी डेट है। तो ऐसे जैसे आज है 13 फरवरी है, 13 फरवरी है, आज आपने इंडिया में फाइल कर दिया है। अब आपके पास 13 फरवरी 2024 का समय है कि आप अलग अलग कंट्री में जहाँ जहाँ इंटरेस्टेड हैं आप फाइल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने जनवरी 24 में यूरोप में फाइल किया, तो वहाँ जो प्रोटेक्शन आपको मिलेगी वो 13 फरवरी 2022 से ही मिल जाएगी, 23 से ही मिल जाएगी। पर जैसे ही आप ये 12 महीने के बाद 13वें महीने में आप फाइल कर रहे हो, मार्च में फाइल कर रहे हो आप वहाँ जाकर, तो ये जो डेट ऑफ प्रोटेक्शन आपको जो इनिशियल मिल रही थी ना वो नहीं मिलेगी, फिर वो मार्च से काउंट होगा। तो मीन्स कि आप समझो कि आप ही के इन्वेंशन की नोवेल्टी के लिए ना आपका डॉक्यूमेंट ही जिम्मेदार हो गया। आप जो डेट ऑफ प्रायोरिटी है वो कंप्लीट एप्लीकेशन होता है कि या सिर्फ जिस दिन आपने प्रोविजनल फाइल कर दिया वहीं से? उसी दिन से? जी, वो कंप्लीट बाद में आपको 1 साल के अंदर आपको कंप्लीट फाइल करना है ना। प्रायोरिटी स्टार्ट्स व्हेन द मोमेंट यू फाइल फर्स्ट एप्लीकेशन, प्रोविजनल एप्लीकेशन, जिस दिन आपने अपने मेरे ऑफिस में आपने सबमिट करा दी अपनी एप्लीकेशन, भले ही वो 4-5 लाइन में आप अपने पास 4-5 पेजेज में बस थीम्स लिख के बता दो कि हम इस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, वहीं से आपकी प्रोटेक्शन स्टार्ट हो गई। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब कभी भी आप ग्रुप में रिसर्च करते हैं या फिर किसी एक लैब में करते हैं जहाँ पर क्या 8-10 स्कॉलर काम कर रहे हैं, तो वैसे केस में ना रिस्क होता है थोड़ा कि भाई हमारा कोई कॉपी ना कर ले, तो प्रोविजनल फाइल ऐसे में कर देना चाहिए।
क्योंकि बाद में आप कंप्लीट करते हो तो कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगता, वो उसी फीस में आपका कंप्लीट फाइल हो जाएगा और आपको फिर 1 साल का टाइम भी मिल जाएगा कुछ रिसर्च करने के लिए। तो ये हो गया कन्वेंशनल एप्लीकेशन। अब ये 12 महीने का टाइम पीरियड काफ़ी कम होता है जब आपको किसी अलग कंट्री में फाइल करनी हो, क्योंकि आप जब चाइना में फाइल करना चाह रहे हो फिर चाइना के पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस को समझोगे, वहाँ के किसी अटॉर्नी की हेल्प लोगे, वहाँ के हिसाब से आप ड्राफ्ट चेंज करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड जो 12 महीने का काफ़ी कम है, इस चीज़ को दूर करने के लिए पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन लाया गया। इस ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया कि भाई जितने 146 उसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब पीसीटी चैनल के थ्रू जब हम पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं वाइपो में, और वाइपो में फाइल करने के लिए हर एप्लीकेशन को आपको वाइपो जेनेवा भेजने की जरूरत नहीं है। हमारे इंडिया में भी उसके रिसीविंग ऑफिस है, तो 6-7 रिसीविंग ऑफिस उसमें एक इंडिया भी है, वहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन भेजना है। जब वहाँ भेजते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग करते हैं। ध्यान देना यहाँ पर कि वहाँ पेटेंट ग्रांट नहीं होता वाइपो में। वाइपो में सिर्फ और सिर्फ आपके पेटेंट की नोवेल्टी इन्वेंटिव स्टेप चेक की जाएगी और आपको एक रिपोर्ट दे दी जाएगी, सर्च रिपोर्ट, जिसमें ये बताया जाएगा कौन कौन से क्लेम्स आपके नोवेल हैं और कौन कौन से क्लेम नहीं नोवेल हैं। तो उस सर्च रिपोर्ट के बेसिस पर आपकी मर्जी है, यदि आपको लगता है कि नहीं भैया तो नोवेल है ही नहीं तो क्यों पैसे बर्बाद करना है, किसी कंट्री में फाइल मत करो। यदि आपको लगता है कि पेटेंट फाइल करना चाहिए, नोवेल है, तो आपके पास टोटल 31 मंथ्स हैं जिसमें कि आप अलग अलग कंट्री में फाइल कर सकते हो। तो वो जो 12 महीने का टाइम था वो अब 31 मंथ्स हो गया, सिर्फ और सिर्फ तब जब आपने पीसीटी के थ्रू पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया। तो जब हम पीसीटी में, एक तो हो गया पीसीटी, 5वां है डिविजनल एप्लीकेशन। जब आपके इन्वेंशन में कई बार मोर देन 1 इन्वेंशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लासरूम में एक ऐसा भी बेंच और डेस्क होगा जिसमें कि बेंच और डेस्क अटैच होते हैं, है ना। बेंच या बच्चे का एक चेयर और टेबल साथ साथ आता है खाना खिलाने के लिए या पढ़ने के लिए, जिसमें टेबल और चेयर दोनों अटैच होता है। अब उसका आपने पेटेंट फाइल कर दिया, पेटेंट ऑफिस से वहाँ से एक जवाब आया कि भाई आपके इन्वेंशन में ना मोर देन 1 इन्वेंशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो चेयर और टेबल का जो असेंबली था, या यूँ कह लीजिए कि जो बेंच और डेस्क का जो असेंबली था, वो दोनों 2 प्रोडक्ट हैं। बेंच बनाने का जो स्किल है वो टेबल बनाने का स्किल, डेस्क बनाने का स्किल से अलग है। कोई जरूरी नहीं कि जिसको टेबल बनाना आता हो उसको चेयर बनाने भी आता हो। मीन्स के देयर आर 2 स्किल्स रिक्वायर्ड है, 2 स्किल्स चाहिए, मीन्स के 2 एक्सरसाइज चाहिए। तो जब मोर देन 1 स्किल्स है, दैट मीन्स कि उसमें मोर देन 1 इन्वेंशन भी है। तो वैसे में आपको ऑफिस ये कहेगी कि अपने इन्वेंशन को डिवाइड कर लो, टेबल अलग फाइल कर दो, चेयर अलग फाइल कर दो, उसको हम लोग बोलते हैं डिविजनल एप्लीकेशन। ऐसे केस में आपको 2 पेटेंट सर्टिफिकेट मिलते हैं, दोनों ग्रांट होते हैं। तब एक लास्ट है पेटेंट ऑफ एडिशन। पेटेंट ऑफ एडिशन में ये होता है कि जब आपने पेटेंट फाइल कर दिया, आज आपको 2-3 साल के बाद, अभी ग्रांट नहीं हुआ है, 2-3 साल के बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं मैं यदि उसमें उस पैरामीटर में कुछ चेंज कर दूं, है ना, तो वो जो पहले इतने स्टेप में हो रहा था, जो इतने स्टेप में हो रहा था पहले, वो कम स्टेप में हो जाएगा। तो बाद में आप पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर सकते हैं। ठीक, तो अभी अब तक आपने ये देखा कि पेटेंट कोई इंटरनेशनल पेटेंट नहीं हुआ। वाइपो में जो फाइल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग ऑफिस है, तो उसको इंटरनेशनल पेटेंट नहीं कहना है। ठीक है, ये बता दिया सर ने, कवर कर दिया है ना। अब हम देखते हैं पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया, जो सर ने बताया था कि सेक्शन 3 वाला मैं बताऊंगा। उसमें पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया में 3 चीजें सर ने बताई थी। एक नोवेल्टी होनी चाहिए, दूसरा इन्वेंटिव स्टेप और तीसरा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब कि जो चीज़ आपने बनाया है, प्रोडक्ट या प्रोसेस, वो इंडस्ट्री में रिप्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैं ऐसा बोलूँ कि रोल ऑफ इंसुलिन इन डायबिटीज डिजीज, ये मेरा पेटेंट का टाइटल है। अब आप बताओ क्या इस चीज़ को हम इंडस्ट्री में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं। या फिर मैंने एक ऐसा टीचिंग प्लान बनाया जिसमें कि हम स्पेशल चाइल्ड को पढ़ा सकें, वो हम इंडस्ट्री में कैसे उसको रिप्रोड्यूस करेंगे? नहीं कर सकते, रेप्लिकेट नहीं कर सकते। मीन्स कि उसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है, तो वो नॉन पेटेंटेबल है। ठीक है। नोवेल्टी जो आज से पहले बिल्कुल नहीं जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये फैन में हमने नीचे लाइट लगा दी, एलईडी लाइट लगाई है। तो आप देखो कि मार्केट में हमने सर्च कर लिया, गूगल में भी सर्च कर लिया, कहीं पर भी मुझे ऐसा पंखा नहीं मिला जिसमें कि लाइट लगी हो। मीन्स कि ये फैन विथ लाइट नोवेल हो गया। ठीक है। तो पेटेंटेबिलिटी के लिए जो 3 क्राइटेरिया थी, नोवेल्टी वो पार कर, ये मतलब फुलफिल कर रहा है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, इसको इंडस्ट्री में बना सकते हैं। तीसरा है इन्वेंटिव स्टेप। इन्वेंटिव स्टेप में 3 चीजें हैं, टेक्निकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो टेक्निकल एडवांसमेंट तो है, यदि मैं इससे क्वेश्चन पूछूं इन्वेंटर से कि भाई टेक्निकल एडवांसमेंट है क्या, तो बोलेगा हाँ सर है। देखो एक ही प्रोडक्ट में एक फैन के नीचे ही लाइट भी लग जा रही है, तो सेंटर में भी लाइट मिल रहा है, तो है। ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि सस्ता हो गया, पहले अलग अलग हमको एक लाइट अलग लगाना पड़ता था, पंखा अलग लगाना पड़ रहा है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस।
जो सबसे लास्ट वाला लाइन है, दैट मेक्स द इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस टू ए पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, यानी कि ये जो इन्वेंशन है, इस प्रोडक्ट को बनाना एक स्किल्ड पर्सन के लिए ऑब्वियस है क्या, इसका क्वेश्चन आंसर देना है। तो आप बोलोगे नहीं ये तो कोई बिजली मैकेनिक होगा, मिस्त्री होगा, वो इंजीनियर होगा, उसके लिए बहुत ऑब्वियस है भाई, पंखे के अंदर नीचे लाइट ही तो लगाना है, वो ऑब्वियस है। तो जैसे ही ऑब्वियसनेस का आंसर नो आता है कि भाई ये ऑब्वियस है, मीन्स कि वो इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, भले ही वो टेक्निकल एडवांसमेंट हो गया हो, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो गया हो, नोवेल्टी, पर वो ऑब्वियसनेस नहीं होनी चाहिए। मैं बोलूँ कि भाई मुझे पैरासीटामोल और आइब्रूफेन का कॉम्बिनेशन कॉम्बीफ्लैम मार्केट से ले आओ, अब कॉम्बीफ्लैम का पेटेंट किसी ने फाइल किया, तो आप देखो कि उसमें आइब्रूफेन और पैरासीटामोल ही तो है, 500 mg है, वो 250 mg आइब्रूफेन है। तो क्या ये एक स्किल्ड पर्सन के लिए, एक फार्मासिस्ट के लिए, क्या ये बहुत इजी टास्क नहीं कि 2 मेडिसिन को मिक्स कर दे? वो हमें डिसाइड करना है। अब वो कौन डिसाइड करेगा? एक मैकेनिकल इंजीनियर को यदि मैं बोलूं कि भाई देखो एक ऐसी दवा है जो फीवर और जो पेन दोनों इससे ठीक हो जाता है, तो वो तो ये कहेगा हाँ सर बहुत बड़ा इन्वेंशन है, उसको तो रॉकेट साइंस लगेगा। और वैसे ही किसी बायोटेक्नोलॉजी वाले को मैं बोलूं कि भाई ये देखो ये रोबोटिक्स का कोई ड्रोन बनाया है इसने, उसको लगा रहे तो बहुत अच्छी बात है भाई, रिमोट से उड़ रहा है हेलीकॉप्टर। तो ये जो स्किल्ड पर्सन के लिए जो हमने कहा ना कि ऑब्वियस नहीं होना चाहिए फॉर अ स्किल्ड पर्सन इन द आर्ट। एक स्किल्ड पर्सन मीन्स कि यदि मैं एक फार्मासिस्ट हूं तो ही मैं फार्मेसी के केस को डिसाइड कर सकता हूं, ठीक है। अब एक नोवेल्टी का केस स्टडी देखते हैं। इसमें एक शायद दिख रहा होगा आपको, मैं बोल के बताया तो एप्लीकेंट ने क्लेम किया है कि एक कंपोजिशन जिसमें कि विटामिन ए है और स्टेराइल बफर है, और वो यूज किया जा रहा है कॉर्नियल हीलिंग के लिए। विटामिन ए और स्टेराइल बफर का कॉम्बिनेशन है जो यूज किया जा रहा है कॉर्नियल हीलिंग के लिए। जब हमने सर्च किया तो हमें ये मिला कि सेम कॉम्बिनेशन यानी कि विटामिन ए और स्टेराइल बफर कॉन्टैक्ट लेंस के लिए यूज होता है, उसको रिवेट करने के लिए। तो आप देखो कि सेम चीजें पहले से नोन थी, उसने वो सारी चीजें डिस्क्लोज कर दी, तो हम ये बताएंगे कि उसमें नोवेल्टी किलिंग उससे उस डॉक्यूमेंट से हो रही है, ठीक है। एक इन्वेंटिव स्टेप का एक एग्जांपल है जिसमें आप देखो कि एक इन्वेंटर ने एक कंपोजिशन बनाई है जिसमें इनोलिन है और सल्फोनाइल यूरिया है, कॉम्बिनेशन है। तो जब हमने और ये बता रहे कि ये जो मेडिसिन है वो डायबिटीज ये मेलाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए, जब हमने सर्च किया तो हमें ये मिला कि सल्फोनाइल यूरियाज आर नोन टू बी यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड। ऑलरेडी सल्फोनाइल यूरिया का रोल पता था हमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के मैनेजमेंट में, ठीक है। तो फिर इन्वेंटर ने ये कहा कि सर वो जो सल्फोनाइल यूरिया है वो जब हम यूज करते हैं, सिर्फ देते हैं, तो उसमें वेट गेन की एक समस्या होती है, साइड इफेक्ट है वेट गेन का, और दूसरा कि वो अचानक से कई बार हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाता है। तो वो दोनों साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हमने उसमें इनोलिन, फॉस्फोनाइल यूरिया का जो साइड इफेक्ट था, सल्फोनाइल यूरिया का जो साइड इफेक्ट था जिसमें कि वो ब्लड ग्लूकोज को अचानक से कम कर देता था और वेट गेन हो रहा था, उसको इनोलिन ऐड करने से वो साइड इफेक्ट दूर हो गए। तो अब आप देखो कि यहाँ पे इन्वेंटिव स्टेप है कि नहीं है भाई, इतनी बड़ी साइड इफेक्ट थी वेट गेन और हाइपोग्लाइसेमिक, उसको दूर करने के लिए एक ऑब्वियस तो नहीं वर्क हो सकता है, ये 1-2 दिन का रिसर्च तो नहीं है, एक लंबा रिग्रेस टास्क है जिसमें कि आप उस चीज को साइड इफेक्ट को दूर करते हैं। तो हमने इसको इन्वेंटिव स्टेप में बता दिया, ठीक। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 3 है जिसमें कि हम जब नोवेल्टी की बात भी कर लेते हैं कि भाई इन्वेंशन नोवेल है, इन्वेंटिव स्टेप है, सारी चीजें हैं, पर सेक्शन 3 में आके वो इन्वेंशन रुक जाती है। पहला सेक्शन 3B जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने वही लाया है, सेक्शन 3B। सेक्शन 3B में ये है कि वैसे इन्वेंशन जो अगेंस्ट द मोरालिटी हो, मोरालिटी के अगेंस्ट, जैसे जो कि सीरियस प्रोड्यूस टू ह्यूमन प्लांट। जैसे मैंने एक नकली नोट छापने की मशीन बनाई, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो मशीन है बिल्कुल उससे ओरिजिनल नोट जैसा निकलता है, पर ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए एक थेफ्ट है ना, कि आप एक चोरी है कि आप भाई नकली नोट बना रहे हो, या फिर मैंने कोई एक ऐसी चाबी बनाई जिससे कि हर ताला खुल जाता है। तो वैसे इन्वेंशन का क्या मतलब है ना, वो मतलब अगेंस्ट द मोरालिटी है वैसे। या कोई इसने ह्यूमन क्लोन्स बनाई है, या कोई गैम्बलिंग का मेथड बनाया है, ये सारी चीजें हम अलाउ नहीं करते, ठीक है। सेक्शन 3C जब आप कोई ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे प्रोडक्ट को आप क्लेम करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जो पहले से, जैसे आपने कहीं बताया, मैंने आप कहीं घूमने गए, वहां से कोई बैक्टीरियल आइसोलेट आप लेके आ गए हैं, या किसी ने कोई गया उसको नया मेटल दिख गया, वहां पे कोई नया स्टोन दिख गया, तो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता था, आपने बस उसको ढूंढ लिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस है
ये देखो इस केस में एक बैक्टीरिया स्पीसीज है इमेरिसेला, इस स्ट्रेन से किसी ने एंटी कैंडिडल मॉलिक्यूल, ये सल्फर कंटेनिंग एंटी कैंडिडल मॉलिक्यूल इससे आइसोलेट किया है। तो इस बैक्टीरिया के अंदर ऑलरेडी ये कंपाउंड था, आपने बस उसको आइसोलेट किया, तो ये नॉन पेटेंटेबल होगा। जिसमें पेटेंटेबल क्या हो सकता था कि ये जो प्रोसेस है, चूंकि प्रोडक्ट वाले से नोन नहीं था, तो इस प्रोडक्ट को आइसोलेशन के लिए जो तरीका उसने यूज किया होगा वो भी नया किया होगा, तो उसे प्रोसेस क्लेम कर लेना चाहिए था कि प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग एंटी कैंडिडल मॉलिक्यूल फ्रॉम इमेरिसेला स्पीसीज, तो वो ग्रांट हो जाता। तो इसलिए मैं बता रहा था कि आपको ड्राफ्टिंग सबसे अच्छी आनी चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या ले सकता हूँ। यदि इसने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट फाइल की होगी तब तो रिजेक्ट हो गया होगा, पर प्रोडक्ट के साथ प्रोसेस भी किया होगा तो प्रोसेस एटलीस्ट तो ग्रांट हो जाए ना। सेक्शन 3D मैम, जो आपका क्वेश्चन था कि जब हम उसी फॉर्म को, जैसे इसमें ऊपर देखिए 3-4 चीजें लिखी है, न्यू फॉर्म, न्यू यूज और मियर यूज। न्यू फॉर्म का मतलब है कि जो पहले से था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मतलब वैसा बड़ा लेमैन वाला एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहले से कोई मेडिसिन टैबलेट फॉर्म में नोन था, आपने उसका सिरप फॉर्म क्लेम कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि मूव जो पहले ऑइंटमेंट में था अब आपने मूव का स्प्रे बना दिया, तो ये आपने क्या किया, बेसिकली आपने फॉर्म चेंज किया। पर ऐसा नहीं कि फॉर्म चेंज करेंगे तो हम अलाउ नहीं करेंगे, फॉर्म चेंज करने के साथ साथ आपको बताना है कि जब हमने फॉर्म चेंज किया तो उसकी इफिकेसी बढ़ गई। जैसे मूव का जो हम जेल लगाते थे और आपने जब स्प्रे यूज किया तो वो जल्दी काम करे क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ गई, उसमें हमने नैनो पार्टिकल फॉर्म में डाला है, तो ये उसकी इफिकेसी बढ़ी ना, तो हम ऐसा नहीं उसको अलाउ करेंगे। पर सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्म चेंज करो, जैसे एग्रीकल्चर में नीम कोटेड यूरिया है, तो आपने यूरिया को नीम से कोटिंग कर दी, वो क्या हुआ, फॉर्म चेंज हो गया। तो फॉर्म चेंज करने से उसने ये बेनिफिट बताया कि जब इसको हम फील्ड में डालते हैं तो उसकी सस्टेन रिलीज होती है, वो लंबे समय तक वो सॉइल में रहता है और स्लोली उसमें वो एब्जॉर्ब होता है। तो ये उसकी इफिकेसी बताई उसने, उसका इफेक्ट बताया, इन्वेंटिव स्टेप बताया। पर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है, अच्छा इसमें नहीं है, मैं एक जैसे था कि किसी ने हाँ, और एक है इसमें न्यू यूज ऑफ नॉन कंपाउंड का मतलब ये है कि पहले से, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले पतंजलि ने कोरोनिल नाम की एक दवा निकाली थी कि उसमें कोरोना ठीक हो जाता है। तो अब उसमें था क्या, बेसिकली अश्वगंधा था और गिलोय था। अब इन दोनों चीज़ का रोल पहले से पता था हमें कि भाई वो मेमोरी इन्हांसर है, वो हाइट बढ़ाता है, ये सारी चीज़ें पता था, खांसी वासी भी ठीक हो जाता है। पर उन्होंने एक नया यूज बता दिया कि वो से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से फिर कोरोना नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये आप सेम प्रोडक्ट पहले से नोन था, आपने उसका नया यूज बता दिया। सिमिलरली नीम का पहले से एंटीबैक्टीरियल नोन था, आपने एंटी फंगल बता दिया। तो ये क्या है, न्यू यूज ऑफ नॉन कंपाउंड है, वो हम अलाउ नहीं करते। सेक्शन 3 सिर्फ और सिर्फ एडमिक्सचर हो, मीन्स कि आपने 2-4-5 मेडिसिन को या 2-4-5 प्रोडक्ट को आपने एक साथ असेंबल कर दिया। फॉर एग्जांपल आप देखो, मैंने एग्जांपल बताया था कि आइब्रूफेन, पैरासीटामोल आइब्रूफेन को मिला के आपने कॉम्बिनेशन बना दी, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। पर जब ऐसा नहीं, मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन भी अलाउ करते हैं, वो जो एग्जांपल मैंने दिया था जिसमें सल्फोनाइल यूरिया और इनोलिन था, वहाँ पे 2 प्रोडक्ट ही थे, दोनों को हमने कंबाइन किया था। पर वहाँ उसने बताया कि नहीं, ये 2+2 सिंपली 4 नहीं है, 2+2 मस्ट बी मोर देन 4, यानी कि दोनों को मिलाने के बाद एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होना चाहिए, तब हम कॉम्बिनेशन को अलाउ करते हैं। ठीक है। सेक्शन 3 ये है कि जब आप कोई मशीन बनाते हो, आप यहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी बैठे होंगे, जब कोई मशीन बनाते हैं, कोई डिवाइस या कोई इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया है, तो उसको कैसे हम चेक करेंगे कि वो मशीन वाकई में पेटेंटेबल है कि नहीं। तो इसको डिसाइड करने का बस एक तरीका है कि आप इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल मैंने पंखा जो बनाई थी, पंखा में लाइट लगा दिया था, तो जब मैं बोलूँ कि भाई लाइट ऑफ करो, तो लाइट ऑफ हो जाएगा, पंखा चलते रहेगा। फिर मैं बोलूँ कि नहीं, इस बार लाइट जलाओ, पंखा बंद कर दो, सर्दी आ गई, तो वो भी हो सकता है। मीन्स कि यहाँ पे 2 चीज़ें लगी हैं, फैन में लाइट, फैन विथ लाइट है, तो दोनों के वर्किंग के लिए एक दूसरे का ऑपरेट होना जरूरी नहीं है। यदि पंखा खराब ही हो गया तो लाइट जलेगा, या यूँ कह लीजिए कि एक के फंक्शन के लिए दूसरे को उसमें जरूरत नहीं है। तो जब यानी कि यहाँ पे 2 मशीन हो गई, सिंपल असेंबली है, मीन्स कि जो उसके एक सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए उसके सारे जब तक पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उसको हम पेटेंटेबल मशीन नहीं बोलेंगे। सर इसमें एक क्वेश्चन है, एप्लीकेशन जो आई है, जो उनका क्लेम है, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो जब आपने रिजेक्ट किया, आप उसमें से उनको ये पता चल गया कि इन वजह से रिजेक्ट हुआ, और ये जो क्लेम है, जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे कि वो अगर उसका प्रोसेस करते तो प्रोसेस के ऊपर मिल जाता, तो अब इट इज़ अ नोन थिंग
तो अगर अब वो दोबारा सिर्फ उस प्रोसेस का आपके पास दोबारा लेके आते हैं एप्लीकेशन, तो क्या आप उसको कंसिडर करोगे कि ऑलरेडी हो गया था तो अब हम नहीं, उसको फिर कंसिडर नहीं करेंगे। इसलिए मैं बताता हूँ कि हमेशा जब आप पेटेंट फाइल करने चाहें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आप उसमें कवर कीजिए, क्योंकि एक बार जब आपने पेटेंट फाइल कर दिया ना, वही आपकी बाउंड्री हो गई, उससे बाहर आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। बस ऐड क्या कर सकते हैं, मैं बोलूँ कि भाई आपने ये जो मेडिसिन कॉम्बिनेशन मेडिसिन क्लेम किया है तो डेटा तो दिया ही नहीं कि दोनों को मिलाने से क्या इफेक्ट हुआ, तो वैसे केस में आप डेटा दे सकते हैं। पर आप एकदम से बोलोगे नहीं सर अब देखो प्रोडक्ट तो आप दे नहीं रहे हो, प्रोसेस दे दो, भाई प्रोसेस होना तो चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में, इसलिए स्टार्टिंग में आप उसको डाल दीजिए। बट अमेंडमेंट वो डाल सकते हैं कि नहीं? अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई भी अमेंडमेंट हम तब अलाउ करते हैं जो सिर्फ अमेंडमेंट क्यों किया गया हो, सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, उसको क्लैरिफाई करने के लिए। हाँ, तो जब कोई मशीन जिसमें कि सारे पार्ट्स अलग अलग काम कर रहे होते हैं, उस मशीन को हम अलाउ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये भी लैपटॉप है, इसमें पावर पॉइंट चल रहा है, अब मैं बोलूँ कि भाई देखो इसका कीबोर्ड सही है, डिस्प्ले भी सही है, पर मदरबोर्ड खराब है, पावर पॉइंट चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि उसको सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए उसका सारे पार्ट्स की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। पर यहाँ पंखा चलने के लिए लाइट का जलना जरूरी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सिंपल एक असेंबली है, पर वहाँ वो सिंपल असेंबली नहीं है, वो कन्फिगर्ड है, ठीक है ना, तो वो मशीन अलाउ करेंगे। सेक्शन 3I मेथड ऑफ ट्रीटमेंट हो या मेथड ऑफ डायग्नोसिस हो, वो हम अलाउ नहीं करते। सेक्शन 3J में कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, कोई सीड टिश्यूज, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। 3P ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे कोई एक प्रोडक्ट है जिसमें कि उसने जिंजिबर और ये विथेनिया सोमनिफेरा पाइपरनिग्राम लिया है और उसको क्लेम करें कि आर्थराइटिस के लिए ठीक है, तो वो चीज़ पहले से हमारे अरबी यूनानी और ये सब मेडिसिन में ना वो पहले से नोन था उसका इफेक्ट, वो हम अलाउ फिर नहीं करते, ठीक है। सेक्शन 4 वैसे इन्वेंशन जिसमें कि रेडियोएक्टिव मटेरियल यूज किया जा रहा हो, वो नॉन पेटेंटेबल है, ठीक है। ये एक एडिशनल चैप्टर है कंपल्सरी लाइसेंस, जैसे कि सर ने बताया था अभी कि जो हमारा पर्पस होता है कि जब हम पेटेंट देते हैं तो आपको एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं देते कि आप भाई हमने पेटेंट ग्रांट कर दिया, अब आपकी मर्जी इसको कितने दाम पर बेचो, महंगा बेचो, कम बेचो, प्रोडक्ट कम बनाओ, सप्लाई कम करो, वो हमारा पर्पस नहीं होता। हमारा पर्पस बस ये होता है कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं ताकि कोई और कॉपी ना कर सके, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको मोनोपोली मिल गई तो आप महंगे दाम में उसको बेचो। उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक्ट में कंपल्सरी लाइसेंस का चैप्टर है। कंपल्सरी लाइसेंस का मतलब, पहले लाइसेंस समझिए, पहले लाइसेंस क्या होता है, लॉ वाले बच्चे जानते होंगे लाइसेंस क्या होता है। जब जैसे मैंने कोई पेटेंट करा, मुझे मिल गया किसी प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट का मुझे पेटेंट मिला है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास तो इंडस्ट्री है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नहीं कि मैं इसको मास प्रोडक्शन करूँ और बेचूँ, तो मैंने किसी कंपनी को दे दिया कि भाई आप ये मेरा वो फॉर्मूला है, इस पर बना के बेचो, तो हमने उसको लाइसेंस दे दिया, भाई अगले 5 साल तक के लिए आपको लाइसेंस दे दिया कि आप इसको बनाइए। तो वो लाइसेंस मेरी मर्जी से है ना, मेरे व्हील पर है कि मैं दूं या नहीं दूं, या अपने पास रखे रहूं। पर ये वाली लाइसेंस कंपल्सन होता है, एक थर्ड पार्टी यानी कि पेटेंट ऑफिस आपको कंपल्सन है आपके ऊपर कि आप इसको जबरदस्ती लाइसेंस दो। कब, किस केस में दे सकते हो, जब वो थर्ड पार्टी आपको क्या मांगता है, दैट द रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक विद रिस्पेक्ट टू पेटेंट इन्वेंशन हैव नॉट बीन, यानी कि जो हमारी जरूरत है, पब्लिक की जरूरत है, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जितना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। दूसरा, कोई अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल नहीं है, और तीसरा, वो इन्वेंशन इंडिया में वर्क नहीं कर रहा है। इन 3 ग्राउंड्स के बेसिस पर कोई दूसरी कंपनी से, फॉर एग्जांपल इसमें देखो एक केस स्टडी है, इसमें क्या हुआ था कि नेक्सावार एक कंपनी थी, ठीक है ना, तो इसमें नेक्सावार को एक पेटेंट मिला था एक मेडिसिन के लिए, ठीक है ना, ये सोराफिनिब, ये जो कि एंटी कैंसर ड्रग है, तो उसने वो पेटेंट उसको जब मिला तो उसने मार्केट में 2,80,000 का 1 मंथ का कॉस्ट डिसाइड किया। अब क्या हुआ कि नैटको ने हमारे ऑफिस में आके क्लेम किया कि भाई ये मेडिसिन का यदि मुझे फॉर्मूला दे दिया जाए तो मैं यही प्रोडक्ट 8,000 के खर्चे में, मतलब 1 महीने के खर्च में बना दूंगा। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, पेटेंट ऑफिस ने उससे लेके कुछ परसेंट, ऐसा नहीं कि सारे के सारे राइट्स उसको दे देंगे, कुछ परसेंटेज देंगे कि भाई आप इसको बनाओ और आप ही बेचो, पर चूंकि सारा खर्चा तो उसने किया था ना, उसने लंबा सा उसका रिसर्च था, उसमें मैन पावर लगे थे, पैसे लगे थे, तो उसको बदले में रॉयल्टी भी देगी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम कंपलसरी लाइसेंस किसी दूसरे कंपनी को देते हैं प्रोडक्शन के लिए। ये तो आपके काम का। थैंक यू।